हेलो टू ऑल, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर संघ लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अभी आपकी क्लासेस जो है वो मिडिवल इंडिया जो है वो शुरू हो चुका है, मध्यकालीन भारत, और अभी 2-3 लेक्चर जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के क्या करें, आप लोग जाकर के देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। और इस क्लास में मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया जाए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी बताया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो पीसीएस के एग्ज़ाम हैं या फिर संघ लोक सेवा के एग्ज़ाम हैं वो इस तरह के डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए ये जो क्लासेस है आपकी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर जुड़ें और वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। और हम लोगों ने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो है स्टूडेंट, मध्यकालीन भारत की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम देखते हैं 1206 में दिल्ली सल्तनत जो है स्टैब्लिश होता है। और कुतुबुद्दीन जो है वो पहले जो है एम्परर होते हैं, पहले सुल्तान होते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना कैपिटल था वो लाहौर ही रखा, वह दिल्ली नहीं आए। और उसके बाद जो उनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को एज अ कैपिटल बनाया अपना। और कहा जाता है कि वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करने वाले शासक जो थे वो इल्तुतमिश ही थे। इसके बाद हम देखते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इन शॉर्ट्स में बता रही हूँ कि इसके बाद मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया कि किस तरह इल्तुतमिश ने जैसे अपना विल किया था, अपनी चाह रखी थी कि उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका उत्तराधिकारी उनकी बेटी रज़िया सुल्तान को बनाया जाए। लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती है तुर्क अमीरों और रज़िया के बीच में, बाद में रज़िया मारी जाती हैं। फिर इल्तुतमिश के ही अन्य पुत्र जो हैं शासक बनते हैं। फिर किस तरह से बलबन जो है पावर में आता है, और बलबन के पावर में आने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो है उसने अपने सेना को संगठित किया, और बहुत सारी चीज़ें उसने ख्वाजा नामक अधिकारी भी नियुक्त किया ताकि अलग अलग जो इक्ता है, यानी इक्ता का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग प्रांत हैं उनको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम एक बड़ा परिवर्तन तब देखते हैं जब क्या होता है स्टूडेंट, बलबन के उत्तराधिकारी कैकूबाद की हत्या कर दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी जो कि उसका खुद का कमांडर होता है उसके द्वारा हत्या करके एक नई डायनेस्टी का क्या किया जाता है, नींव रखी जाती है। और इसको हम लोग कई बार इस खिलजी वंश को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि बड़े एक हिस्टोरियन है इरफान हबीब, वो बोलते हैं खिलजी वंश एक तरह से क्या थी स्टूडेंट, एक क्रांति जो है यह लेकर आती है। क्रांति किस सेंस में, क्रांति इस सेंस में है स्टूडेंट कि इससे पहले जो तुर्क अमीर थे, अमीर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ क्या है पैसे वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वह शासक को प्रभावित करते हैं। अलग अलग जो मंत्रालय है, जो डिपार्टमेंट है उसके वो लोग हेड होते हैं। तो इसमें ये लोग तुर्क अमीरों का क्या था, प्रभुत्व रहता है। इससे पहले तक, खिलजियों के पहले तक उनका प्रभुत्व रहता है। लेकिन जब खिलजी आते हैं तो इन्होंने गैर तुर्कों को, गैर तुर्क, उसके बाद जो है भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान, इन सभी को क्या किया स्टूडेंट, शामिल किया तुर्कों के साथ ही अपनी शासन व्यवस्था में। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो है एक क्रांति थी, क्योंकि इन्होंने जो शासन का पैटर्न लाया वो क्या था, एक मिक्स पैटर्न था। इससे पहले सल्तनत काल जो कि 1206 से ही हमें देखने को मिलता है उसमें हम नहीं देख पा रहे थे। तो आज जो है, आज आपकी क्लास मैंने इससे पहले भी ये जो खिलजी क्रांति का एक वीडियो आप लोगों के पास अपलोड हो चुका है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को जाके देखें। एक आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने उसमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस किया है, अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक सुधार उसने किए, फिर उसकी राजत्व की क्या नीति थी, उसके साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ हुए, एक बड़ा पोर्शन है। तो उस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई है। आज का जो वीडियो है वह उससे आगे होगा। आज हम लोग खिलजी वंश जो है उसको पूरा पढ़ लेंगे। तो कोशिश क्या करनी है आपको कि जो पहला वीडियो है इसका पार्ट 1 जो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग सोचिएगा कि मैडम एक ही वीडियो में क्यों नहीं करा रहे हैं, तो देखिए एक वीडियो में अगर करा दिया जाए तो वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट भी जो है, आजकल क्या है, आजकल लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत है, इंस्टाग्राम चलाने की आदत है, तो 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो देखने के लिए क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं आपकी हिम्मत का टेस्ट ना करूं, उसकी जगह पर क्या कर दूं, 2 वीडियोस अपलोड कर दूं, इसीलिए मैंने ये 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो कोशिश क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग कोशिश ये करेंगे कि जो पहला वीडियो है उसको भी आप लोग देखें। पहले वीडियो का ही कुछ
ये दिल्ली सल्तनत है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में हम ये चीज़ देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे ही क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, दक्षिण तक जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो है स्टूडेंट वो क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो ये दक्षिण भारत को सबसे पहले जो है खिलजियों के टाइम पे ही किया जाता है। किस समय होता है ये मैंने बताया था कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था तो उसका भतीजा था जो कि कड़ा का सूबेदार था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार रहता है, उसी के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान होता है, दक्षिण भारत का अभियान होता है और वहां से वो अपार संपत्ति जो है वो लेकर के आता है स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और एज ए शासक जब वो बन जाता है तो शासक बनने के बाद कैसे देवगिरी, तेलंगाना, इन सब में उसका कंट्रोल हो जाता है। यहाँ तक कि पांड्य राज्य में भी जो है वो लोग जाते हैं और उनको अपार धन संपत्ति मिलती है, लेकिन पांड्य राज्य ने उनका कभी भी क्या नहीं, आधिपत्य स्वीकार नहीं किया खिलजियों का। लेकिन हम देखते हैं कि पांड्य राज्य से भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जो कहाँ पहुंचा, दक्षिण भारत पहुंचा। दक्षिण भारत में पहुंचने वाला वह पहला शासक था। खिलजियों के टाइम पर हम देखते हैं कि जो शासन है उसमें सभी को शामिल किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान, भारतीय मुसलमान हो, चाहे वो गैर तुर्क हो या फिर तुर्क हो। तुर्क तो पहले से आ रहे थे, लेकिन एक मिक्सचर पैटर्न हमें देखने को मिलता है किसके टाइम पे, खिलजियों के टाइम पर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के, अब देखिए आप कहाँ तक, ये लोग वारंगल वगैरह यहाँ तक तो ये पहुंच गए थे ना। वारंगल का मैंने बताया था आपको, तेलंगाना का जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, उन्होंने, और ये जो दक्षिण का अभियान हुआ था वो मलुक काफूर जो था उसके नेतृत्व में हुआ था स्टूडेंट, और बहुत ही फायदा हुआ इन लोगों को। और मैंने बताया था कि और सब जो साम्राज्य विस्तार हुआ राजपूत राज्यों में, हमने देखा कि मात्र एक एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर जो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर इसने जो है हिंदू राजा जितने थे उनको उनके क्षेत्र में अधिकार करने की अनुमति दी, ये कह के कि आप हमें क्या करेंगे, समय समय पर टैक्स देते रहेंगे। राजनीतिक आदर्श मैंने बता दिया था, प्रशासनिक सुधार। अब हम बात करेंगे सैनिक सुधार की कि इसने क्या क्या सैनिक सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को, आप लोगों ने अगर फिल्म देखी है पद्मावत, तो आप पद्मावत से मतलब उसमें तो ज़्यादातर इंडियन मूवी की एक कमी क्या है कि वो सिर्फ एक लव स्टोरी पर बेस्ड होते हैं, लव स्टोरी ही मेन रह जाता है उनके लिए। तो एज अ एम्परर जब आप किसी की बात कर रहे हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी को किस तरह से जानते हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी को एज अ एम्परर जानते हैं कि वो शासक था, दिल्ली सल्तनत में एक स्ट्रॉन्ग शासक था जिसने कई प्रशासनिक आर्थिक रिफॉर्म किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, दक्षिण भारत तक पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें तो फिल्मों में ज़्यादा दिखाई नहीं जाती है, सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में जो है लव एंगल दिखा करके चीज़ें कंप्लीट कर दी जाती है। तो वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि बिल्कुल सही है। क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी ने जब पद्मावत लिखी थी तो अलाउद्दीन खिलजी के कई सालों बाद जो है, कई 100 सालों बाद जो है उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो कहा जाता है कि कई बार वो जो मतलब कहानियाँ चल रही थी उनको नरेट किया उन्होंने। खैर क्या हकीकत है नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन एज ए एम्परर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि उसने साम्राज्य विस्तार किया, उसके टाइम पे रिफॉर्म क्या हुए, उसका राजत्व का सिद्धांत क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो राजत्व का सिद्धांत था वह एक तरह से उसने कहा था कि मुझे जो है उसको ऐसे तो खलीफा की मान्यता भी थी, मान्यता उसको प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन वो जो है अपने शासन कार्यों में ना खलीफाओं को बहुत अहमियत देता था, ना उनकी बात मानता था, ना ही उलेमाओं की बात मानता था। वह वही करता था जो उसे उचित लगता था। तो वह जो है एक एब्सोल्यूट पावरफुल किंग में जो है वो विश्वास रखता था, एक निरंकुश सत्ता होनी चाहिए शासक के पास, वह उसका विश्वास था। अब हम बात करें सैनिक सुधार के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने जो है एक परमानेंट यानी कि अस्थायी केंद्रीय सेना, यानी कि जो सेंटर है उसके पास एक एस्टैब्लिश जो है सेना होनी चाहिए, उसकी स्थापना करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के समय हम देखते हैं मंगोल सैन्य वर्गीकरण के आधार पर जो है सल्तनत की सेना को क्या किया गया, गठन किया गया। जो उस समय मंगोल थे, आपको मालूम है कि मध्य एशिया में बहुत एक्टिव थे,
तो ज़्यादातर अगर आप सल्तनत काल में देख लें या फिर आप मुगल काल में देख लें तो मंगोल का जो पैटर्न था उसको ही इन लोगों ने फॉलो किया था स्टूडेंट। और अलाउद्दीन ने सैनिकों के हुलिया एक रजिस्टर बनवाया जिसमें सैनिकों के हुलिया वगैरह को लिखा जा सके, और इसके अलावा जो है दीवान आरिज नाम जो था वह इन सैनिकों के हुलिया को लिखता था। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी क्या की, आरंभ की। इसको आप मुगल टाइम में भी देखेंगे, ज़्यादातर शासक जो इस समय रिफॉर्म होते हैं आगे के, चाहे वो सल्तनत काल में हो चाहे वो मुगल काल में हो, उसको वो कंटिन्यू भी रखते हैं। सैनिकों को नगद वेतन, ये बड़ी बात है, देने की प्रथा की शुरुआत भी किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की। और इसने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नाम के नए गैरिसन से शहर, गैरिसन शहर का मतलब हुआ जहां पर क्या सोल्जर्स रहते हैं, तो ये गैरिसन शहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, लगभग 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। इसके अलावा जो है इसके समय में कई सारे विद्रोह भी हुए स्टूडेंट, और यह विद्रोह थे जैसे मलिक उमर, मूंग खान, हाजी मौला और नवीन मुसलमानों का विद्रोह भी था। तो कई सारे रिवोल्ट भी इसके समय हो रहे थे, और इसमें इसके समय जब ये शासक बनता है तो जो सबसे पहला रिवोल्ट होता है वह नवीन मुसलमानों का होता है। तो इसलिए इसने जो है मंगोल अटैक्स, अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए एक परमानेंट सेना का गठन किया। उनका हुलिया लिखवाता जो है उनका पूरा, जैसे पहले क्या था, इतना अब इस तरह की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उनके हुलिया को लिखने की जो है प्रथा उसने चलाई ताकि कोई आदमी अपने बिहाफ पर किसी और को ना भेज सके, है ना। इसने जो है सेना का क्या किया, केंद्रीकरण किया। उसने अस्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की, अब डायरेक्ट जो है भर्ती होने लगी, और इनको केंद्रीय कोषागार से जो है नगद वेतन देना प्रारंभ किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक है जिसने क्या किया, परमानेंट जो है एक केंद्रीय सेना का गठन किया। सिर्फ ना सिर्फ गठन किया बल्कि उनका हुलिया लिखाने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया, उन्हें नगद वेतन दिया, और जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरह से पूरा कंट्रोल जो है वो स्थापित करने की इसने कोशिश की। घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत भी इसी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो उसका है इकोनॉमिकल रिफॉर्म। ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म करने की आखिर जरूरत उसे क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसने जो है एक बड़ी अस्थायी सेना रखी थी स्टूडेंट, और इनको वो क्या कर रहा था, नगद वेतन दे रहा था। तो उसके लिए जरूरी था कि उसको आर्थिक रिफॉर्म किया जाए। और ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कौन कह रहे हैं, उस समय के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है बर्नी। बर्नी जो है उन्होंने कहा है, तारीख फिरोजशाही बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जैसे इल्तुतमिश के समय और नसरुद्दीन महमूद जो शासक थे बलबन से पहले, तबकाते नासरी लिखी थी किसने, मिनहाजुस सिराज जुज़ानी ने। तो मिनहाजुस सिराज जुज़ानी ने जहां अपनी किताब को कहाँ किया, रोका, उसके बाद से जो हम देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद का जो इतिहास है वह कौन लिख रहे हैं, बर्नी लिख रहे हैं, और तारीख फिरोजशाही में हमें इसका इतिहास मिलता है। तो इन्होंने बताया कि जो केंद्रीय सेना इतनी बड़ी रखी गई थी, उसको नगद वेतन दिया जा रहा था, तो इस नगद वेतन को देने के लिए जरूरी था कि आर्थिक रिफॉर्म किया जाए, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आर्थिक रिफॉर्म किया। उसने बताया कि इसका उद्देश्य राजकीय कोष पर जो है ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए, उसके बिना ही क्या किया जाए, सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति किया जाए। और ये जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं बर्नी ने, इनके विचार से सहमत है ए.एल. लाल और इरफान ने भी जो है इनका समर्थन किया है। अमीर खुसरो जो कि इन्हीं के क्या थे, समकालीन थे, इनको संरक्षण मिला हुआ था, इन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण का उद्देश्य जो था वह आम प्रजा को क्या था, आम प्रजा को जो है इस्टेब्लिश, मतलब उनको राहत दिलाना था, उनको खुश रखना था, इसीलिए उसने ये सब किए थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में देखिए इससे पहले क्या था, जो राजस्व, जो भी किंग होता है उसके लिए राजस्व बहुत ज़रूरी होता है, लगान बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने क्या किया स्टूडेंट, पहले क्या था कि अनुमान, जैसे आपकी ज़मीन है तो उस पे जो है मान लीजिए प्रशासन के लोग आते हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि इतना तो हमें मिलना चाहिए, तो इसने कहा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, जाबत यानी कि जाब्ता यानी जाविद यानी कि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाएगा। अब भूमि की प्रॉपर पैमाइश यानी उसका नाप किया जाने लगा,
मतलब और उसके द्वारा जो है उसका लगान का निर्धारण किया गया। तो पहला शासक था जिसने जो है सारी चीजें देख करके क्या किया स्टूडेंट, लगान का निर्धारण कराया। यह सबसे प्रथम और कठिन अधिनियम था जो इसने जो भूमि की पैमाइश से संबंधित अधिनियम लागू किया था स्टूडेंट। और अलाउद्दीन ने बिस्वा जो होता है इसको पैमाइश का मानक माना और इसको इकाई माना, निर्धारित किया। प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित कर दिया गया। अब एक चीज आपको बता दूं, इल्तुतमिश हो जाए या बलबन हो जाए, उनके टाइम पे जो राजस्व दिया जाता था स्टूडेंट वह कितना था, 1/3 था। लेकिन अलाउद्दीन ने कितना लगा दिया, 50%, यानी आधा हिस्सा जो है उसने राजस्व के रूप में लिया। लेकिन हाँ, वो जो कब होगा, वो भूमि की पूरी पैमाइश कराई जाती थी और उसके आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक था। इसी पैटर्न को मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनाया स्टूडेंट। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि इसके अलावा ज्यादातर जो शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण नहीं किया। जो इसने आर्थिक रिफॉर्म किए, उन आर्थिक रिफॉर्म का जो आधार था स्टूडेंट वह यह था कि वस्तुओं को हमें सस्ता नहीं करने पर ध्यान देना है, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बाजार में निश्चित कीमत जो है उसका क्या हो, स्थिरता रहे। और उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यही थी। सिर्फ सस्तेपन से मतलब नहीं था, इसका मानना था कि जो बाजार में जो दाम है वो जो अप डाउन हो रहा है, इस तरह का जो स्क्रॉल चल रहा है वो ना चले, बल्कि क्या हो स्टूडेंट, इसमें जो है एक स्थिरता रहे। और यह पहला व्यक्ति था जिसने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे, आपको मालूम है कि अचानक से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कई बार जो है दिक्कत हो जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। तो जो मौसम के आकस्मिक परिवर्तन होते हैं उनका सामना करने के लिए इसने शासकीय अन्न भंडार भी बनवाए। गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों से निकाला जाता था, यानी स्टोरेज करवाया उनका। सराय ए अदल, सराय ए अदल आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब होता है न्याय का स्थान, यानी कि वैसी वस्तुएं बाजार प्रदेश जो भी मतलब मानिए किसी बाजार में बनी है उनको बेचना है, अपने देश में हो विदेश से हो कहीं से भी हो, वो एक बाजार में सराय अदल एक बाजार है जहाँ पे आके बिकती हैं। और ये सराय अदल क्या है स्टूडेंट, यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार है जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका जो अंतिम अधिनियम था, लास्ट अधिनियम था, वह क्या था, परवाना नवीस यानी परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने वित्तीय तथा राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली थी। अभी तक आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा। देखिए क्या है कि 1206 से लेकर के 1290 तक का जो पीरियड है, अलाउद्दीन का अगर हम ले आए 1296 के आसपास में, तो अब तक क्या था, अब तक जो था दिल्ली सल्तनत अपने इनिशियल फेज में था। और कई बार तो हमने देखा जो सक्सेसर हैं उनका प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता था, उत्तराधिकारियों का। और इस समय जो है तुर्क अमीरों का भी बहुत प्रभुत्व रहता था। तो आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक जो चीज़ें चल रही थी उसी से उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, यानी कि पहले अपने आप को मजबूत रूप से स्थापित करना था। लेकिन अलाउद्दीन के टाइम तक आते आते कई सारे सक्सेसफुल मतलब सफल शासक जा चुके थे, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, चाहे जलालुद्दीन खिलजी हो। तो एक तरह से एक लंबा समय हो गया था। यही कारण है कि उसने साम्राज्य विस्तार भी किया और इस तरह के नए रिफॉर्म भी वो प्रस्तावित कर सका। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि पीछे का ही फेवर था, ये इसका खुद का भी क्या था स्टूडेंट, अपना इंटरेस्ट था, तभी तो इसने इतनी सारी चीजें की हैं। इसने एक अपना अधिनियम और लागू किया था और वो जो है बड़ा तकलीफ दे गया किनको, अमीर वर्ग यानी ऑफिसर्स को। इसने कहा कि जितनी भी भूमि जो अनुदान के रूप में अमीर वर्ग या शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, वो सारे भेंट, जो भी कीमती के भेंट दिए गए हैं, आपको भूमि दी गई है, उन सभी को आप क्या करेंगे, आप जो है पुरस्कार रूप में आपको दिया गया था, आप क्या करें, आप लौटा दें। और उसको हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब कई लोग को बहुत सारे लैंड दिए जा रहे थे,
वजीफा, वक्फ की ज़मीनें, बहुत सारी ज़मीनें बांटी उठी गई थी इससे पहले। इसने कहा कि नहीं, जो जो दिया गया है आप लोग मेरा रिटर्न वापस दे दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खालसा का क्षेत्र का विस्तार करेंगे। खालसा क्षेत्र क्या था स्टूडेंट? जो केंद्र की क्या होती थी, भूमि होती थी, उसका विस्तार जो है, यानी कि उसमें जो है, कैसे स्टेट की तो अपनी भूमि होती है ना जी, तो स्टेट की अपनी भूमि होती है, वो खालसा उसी को कहते थे। उस पर जो भी लगाना आता था वो सीधे केंद्रीय कोषागार में जाता था स्टूडेंट। तो इसने अपने यही काम किया। गद्दी पर अपनी शक्ति को मजबूत होते ही अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन करना शुरू किया। उसने आदेश दिया कि सारी भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क यानी संपत्ति के रूप में है, इनाम और वक्फ के रूप में है, अब वापस ले ली जाएंगी, उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अलाउद्दीन के समय हम देखते हैं विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अलाउद्दीन ने समस्त अमीरों को भू संपत्ति, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि सभी अमीरों की भू संपत्ति जब्त नहीं की गई थी, लेकिन खासकर उसने जो गांव का पैटर्न में जो लोग मुकद्दम, जो आप कहते हैं, मुकद्दम का मतलब होता है जो गांव के मुखिया होते हैं, जमींदार को इस समय खूत कहा जाता था, और जो सताहरण किसार थे, बलाहार थे, यह जो इसके आदेश थे वह इनसे संबंधित थे। ज्यादातर ये लोग गांव में क्या करते थे, जो लोग मजबूत हैं वो लोग उसका फायदा उठाते थे, तो इसने उनको क्या किया, कोशिश किया कि उनको कंट्रोल किया जाए। इसने खूतों और मुकदमों यानी जमींदार और मुखियाओं के जो विशेषाधिकार थे उसे छीन लिया स्टूडेंट। और अलाउद्दीन ने मूल्य का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं किया। जो भी सामान अगर बेचे जा रहे हैं सराय या अदल में, जो मैंने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त क्या है, बाजार है, तो उन बाजारों में जो सामान बेचे जा रहे हैं उनका निर्धारण क्या किया गया, सिर्फ मनमाने ढंग से नहीं किया गया, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितनी लागत आई थी उस वस्तु को बनाने में, उसके आधार पर उन वस्तुओं का दाम निश्चित किया गया। और अब मैंने आपको बताया कि उसके भू राजस्व जो था वह कितना था स्टूडेंट, 50% था। वह आधा हिस्सा जो है भू राजस्व के रूप में लेता था। वह पहला सुल्तान था जो भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर क्या करता है, सर्वप्रथम भूमि कर इसने लगाया था। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के तहत बाजार नियंत्रण में सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण करना प्रथम नियम था। मूल्य का निर्धारण किया गया था। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है उसके आधार पर जो है इनका निर्धारण किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके यहाँ पे। मसाहत क्या होता है स्टूडेंट? मसाहत आपसे पूछ सकता है। यह होता है कि मापन की एक पद्धति है जिसके द्वारा समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। बलबन और इल्तुतमिश ने कितना, आपको मैंने अभी बताया था, 1/3 दर से ज्यादा जो है भू राजस्व नहीं लिया था। राजस्व नगद और अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति, चौधरी, मुकद्दम और खुद को नियुक्त किया था। ये जो लोकल्स, अगर सबसे नीचे स्तर पर हम देखें तो जो लोकल्स थे, जो पावरफुल लोग होते थे, जैसे जमींदार, मुकद्दम, चौधरी, खुद, ये लोग लेते थे। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर यानी कि घरी कर, चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया था। करी या कर ही एक अन्य कर भी था। ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो इस तरह के कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे स्टूडेंट, आवास कर, चराई कर और करी या कर ही टाइप के। अब हम बात करते हैं कुछ इस समय जो टैक्सेस वसूल किए जाते थे उनके बारे में। जजिया है। जजिया क्या है स्टूडेंट? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। यह जो है उन लोगों से नहीं लिया जाता था जो देने लायक नहीं थे, खासकर स्त्री, बच्चे, विक्षिप्त, अपंग और इन लोगों पर नहीं लगाया जाता था। जो साधु संत लोग हैं उन लोगों पर भी नहीं लगाया जाता था जजिया। और खुम्स जो होता था ये मुसलमानों से लिया जाता था स्टूडेंट। और यह खुम्स जो था, जैसे युद्ध हो रहा है और आपने उस दूसरे प्रदेश को जीत लिया, तो वहां से जो भी माल मिला, जो भी चीजें मिली, तो जो शरिया है उसके अनुसार यह है कि राज्य जो है उसका 1/5, मान लीजिए राज्य इसका 1/5 हिस्सा रखेगा, यानी स्टेट रखेगा। और जो सिपाही है, जो सोल्जर्स लड़े हैं, जो सिपाही हैं, वह कितना लेंगे स्टूडेंट? 4/5 हिस्सा लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पर जो है, ज्यादातर दिल्ली सल्तनत में जो है स्टूडेंट, इस पैटर्न को रखा गया कि इसने कहा कि नहीं,
हम जो है राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 पर जो सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था स्टूडेंट, इसका उल्टा किया। इन्होंने 4/5 भाग जो है राज्य के रूप में ले लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, नगद वेतन दे रहे हैं ना, नगद वेतन दे रहे हैं, बाजार का बहुत रिफॉर्म किया, तो इन्होंने कहा कि जब पैसा दे ही रहे हैं तो इनको 4/5 भाग क्यों दिया जाएगा। इसीलिए जो है इन्होंने 4/5 भाग अपने पास रखा और जो है 1/5 भाग उन्हें दिया। ज़कात क्या होता है स्टूडेंट, ज़कात का मतलब होता है ये केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40% यानी कि 2.5% होता था। इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसके समय में सैनिकों की भर्ती जो है सेना मंत्री यानी आरिज़ मुमालिक द्वारा की जाने लगी। उसके राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना, ताकि क्या हो सके, एक पावरफुल स्टेट बन सके। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था सैनिकों के वेतन में कमी ना होकर वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने से रोकना। इसका जो मेन आर्थिक रिफॉर्म इसने किया स्टूडेंट, उसका कारण ये था, ये चाहता था कि जो सैनिकों को जो नगद वेतन दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामानों का दाम क्या हो रहा है, एक जो है निश्चिंत रहे, उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। और खालिसा भू क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा था। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की क्या की स्थापना की थी स्टूडेंट। इसको कहते थे दीवाने मुस्तखराज कहते थे। इसको क्या कहते थे, दीवाने, क्योंकि ये कट दिया था यहाँ पे लिखने में। मुस्तखराज ये कहा जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था, मैंने जो इतनी चीजें बताई आपको। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही हम देखते हैं स्टूडेंट, इसने क्या किया था, अमीर खुसरो और अमीर हसन देलवी को जो है इसने अपना संरक्षण दिया था। और अगर आप कभी कुतुब मीनार गए हैं तो वहां पर क्या है स्टूडेंट, अलाई दरवाज़ा है। और अलाई दरवाज़ा जो है प्रारंभिक तुर्की कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। तो अब कभी जाएं आप वहां पर तो आप क्या करें, अलाई दरवाज़ा देखें, उसमें जो कैलीग्राफी की गई है उन सबको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्टाइल में जो है उस समय चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये था अलाउद्दीन का। अब आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार से लेके उसके राजत्व सिद्धांत से लेकर के प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, इन सभी चीज़ों को जान लिया है। लेकिन क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रांग क्या था, एम्परर था ये। लेकिन इसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो एम्परर आता है वह कौन है स्टूडेंट, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी उतना योग्य नहीं था और इसी कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो यह मुबारक खिलजी बनता है, तो इसके पिताजी ने जो भी बहुत स्ट्रांग रूल बनाए थे और बहुत सारी जो चीज़ें इसने लागू की थी, इसके कठोर आदेशों को इसने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और इसने, यह पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने खुद को क्या किया, खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला था। इसने खुद को ही अल इमाम खिलाफतुल्लाह इस तरह की उपाधि दी। खुसरो शाह जो था इस समय हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी और उसको पे कई तरह के उस समय एलिगेशन लगाए गए थे तुर्क अमीरों द्वारा और उसको कहा गया था कि ये इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम खतरे में है, इस तरह का नारा दिया गया था। और खुसरो शाह उसके बाद क्या होता है, इसका सक्सेसर बनता है। लेकिन वह भी तुगलक, अब उसके बाद हम देखेंगे किस तरह तुगलकों ने उसको, गयासुद्दीन तुगलक ने उसे हटा दिया स्टूडेंट, और मुबारक शाह की इसने हत्या कर दी और खिलजी वंश का यह अंतिम शासक था। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने अब तक पढ़ी। मुबारक खिलजी लास्ट एम्परर था। अगर ये योग्य होता तो हो सकता है ये जो 30 सालों का सफ़र था खिलजी डायनेस्टी का वो थोड़ा लंबा चलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे शासक के नहीं आने के कारण क्या हुआ स्टूडेंट, जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। खिलजी काल यहीं ख़त्म होता है 1320 में और इसके बाद शुरू होगा आपका तुगलक डायनेस्टी। कैसी लगी आपको क्लास, मुझे ज़रूर बताएं।
तो ये 30 सालों का इतिहास था। जिस एक तरफ देख रहे हैं आप अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन दूसरी तरफ कहाँ आ रहा है, मुबारक खिलजी आ रहा है, जो कि योग्य नहीं था। और योग्य अगर उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तो आपके पास जो भी आपने अर्जा है, जो भी उसके पूर्ववर्ती शासकों ने अर्जा है, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्लिप कर जाएंगी, हाथों से निकल जाएंगी। ये ही सेम चीज़ें हुई यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे तुगलक वंश करेंगे, और तुगलक वंश का वीडियो भी मुझे लगता है 2-3 तो जाएगा, क्योंकि उसमें 2-3 जो शासक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ही बहुत सारे काम करता है। उसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे, फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी उसमें चीज़ें आएंगी। तो हो सकता है 3 वीडियोज़ वगैरह जो हैं उस पर जाएँ। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास में बने रहें। क्लास कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं। अपने तरफ से कोशिश है कि अगर आपके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छी समझ आपको दी जा सके, और जो कहानियां हैं और कहानियों के बीच में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपे हुए हैं उनको बताया जा सके। तो मेरा प्रयास यही है। अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए आपको क्लास अच्छी लगती है तो। मैं शाइस्ता, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।